26 जुलाई 2019। कश्मीर घाटी की वो दोपहर याद कीजिए। आसमान साफ था, लेकिन फिजाओं में एक अजीब सी भारीपन थी। सन्नाटा ऐसा जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले परिंदे अचानक खामोश हो जाते हैं। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल थे कि तभी अचानक एक सरकारी आदेश पूरी वादी में किसी बारूद की तरह फटता है। हुक्म आता है कि अमरनाथ यात्रा तुरंत रोक दी जाए और जितने भी टूरिस्ट या बाहरी लोग कश्मीर में हैं वो इसी वक्त जहां हैं वहीं से निकल जाएं। कश्मीर के 70 साल के इतिहास में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा गया था। लोग बदहवास होकर सड़कों पर उतर आए। किसी को लगा कि शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ने वाली है, तो किसी ने कहा कि सीमा पार से कोई बहुत बड़ा हमला होने वाला है। एटीएम के बाहर मीलों लंबी लाइनें लग गईं और दुकानों से राशन ऐसे गायब होने लगा जैसे लोगों को यकीन हो कि कल का सूरज शायद नसीब ही ना हो। लेकिन जिस वक्त पूरा कश्मीर खौफ के मारे आसमान की तरफ देख रहा था, ठीक उसी वक्त जमीन के नीचे कुछ और ही सरक रहा था। अंधेरे के साए में बिना किसी सायरन के सैकड़ों सैन्य काफिले चुपचाप वादी की रगों में समा रहे थे। किसी को नहीं बताया गया कि ये फौज कहां से आ रही है और क्यों। सवाल ये नहीं था कि क्या होने वाला है, बल्कि सवाल ये था कि इस पूरी बिसात को बिछा कौन रहा है। इस पूरे फैले हुए डर और रहस्य के केंद्र में एक ऐसा शख्स था जो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जिसकी नजरें हर हरकत पर जमी थी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। वो इंसान जिसे दुनिया फिफ्थ आई कहती है। डोभाल के लिए ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था। ये एक ऐसी शतरंज की बिसात थी जिसके मोहरे महीनों पहले ही अपनी जगह ले चुके थे। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो कहानी शुरू होती है जून के दूसरे हफ्ते में, जब अमित शाह गृह मंत्री की कुर्सी संभाल चुके थे। दिल्ली के उन बंद कमरों में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां स्ट्रेटजी सेशंस शुरू हुए। टास्क बिल्कुल साफ था, पर उसे करना नामुमकिन जैसा था। कश्मीर का एक ऐसा नया ब्लूप्रिंट तैयार करो जिससे इतिहास बदल जाए, लेकिन शर्त यह थी कि इसकी खबर की एक बूंद भी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। डोभाल ने यहीं से कमान अपने हाथों में ली। उन्होंने एनटीआरओ, आईबी और रॉ का एक ऐसा डिजिटल घेरा बनाया कि कश्मीर का हर फोन कॉल और हर रेडियो सिग्नल उनकी रडार पर आ गया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब 11 जुलाई को रॉ चीफ ने एक ऐसी रिपोर्ट दी जिसने दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया। चेतावनी बिल्कुल साफ थी, अगर कश्मीर में कोई भी बड़ा संवैधानिक बदलाव किया गया तो वादी में खून की नदियां बह सकती। पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और घाटी में इंटरनल रिबेलियन शुरू हो जाएगी। जोखिम इतना बड़ा था कि दुनिया का कोई भी बड़ा रणनीतिकार कदम पीछे खींच लिया। पर डोभाल, उन्होंने बस एक छोटा सा इशारा किया, तैयारी दुगनी करो। 23 जुलाई की तारीख थी जब पूरा देश कारगिल विजय दिवस के जश्न की तैयारियों में डूबा था। ठीक उसी वक्त अजीत डोभाल ने खामोशी से श्रीनगर की सरजमीन पर कदम रखा। किसी मीडिया हाउस को खबर तक नहीं हुई। उन्होंने किसी आलीशान होटल में रुकने के बजाय एक गुमनाम सीक्रेट कैंप को अपना ठिकाना बनाया। अगले 72 घंटे डोभाल ने वही किया जो एक मास्टरमाइंड करता है, ग्राउंड ऑडिट। उन्होंने खुद जाकर देखा कि क्या हमारे भारी भरकम C-17 विमान हजारों फौजियों को एक साथ उतारने के लिए तैयार हैं। क्या ड्रोन यूनिट्स घाटी के हर उस कोने पर नजर रख पाएंगी जहां से विरोध की चिंगारी उठ सकती है। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि डोभाल ने कश्मीर की स्थानीय पुलिस और बड़े अफसरों को भी पूरी तरह अंधेरे में रखा। श्रीनगर के बड़े बड़े हुक्मरान परेशान थे, मीटिंग्स ले रहे थे, अलर्ट जारी कर रहे थे, पर उन्हें असल एंड गेम का पता ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई आतंकी घुसपैठ होने वाली है। लेकिन डोभाल की नजरें उस अभेद्य किले पर थीं जिसे 70 साल से कोई हिला तक नहीं पाया था, आर्टिकल 370। और इस किले को ढाने के लिए उन्हें पहले पूरे कश्मीर को साइलेंस मोड पर डालना जरूरी था। अब वापस लौटते हैं उसी 26 जुलाई की शाम पर। यात्रा रुक चुकी थी, टूरिस्ट भाग रहे थे और सेना छप्पे छप्पे पर तैनात हो रही थी। लेकिन अभी भी एक ऐसी रुकावट बाकी थी जो डोभाल के पूरे प्लान को मिट्टी में मिला सकती थी।
एक ऐसी खबर जो अगर सिर्फ 1 घंटे पहले भी लीक हो जाती तो दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक आग लग सकती थी। कश्मीर उस वक्त एक प्रेशर कुकर बन चुका था, लेकिन असली हलचल जमीन पर नहीं, बादलों के ऊपर हो रही थी। भारतीय वायुसेना के सबसे विशाल मालवाहक जहाज C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J हरकुलिस देश के अलग अलग कोनों से उड़ान भर रहे थे। ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं थी, ये आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा साइलेंट ट्रूप सर्च था। आगरा के तपते मैदानों से पैरा कमांडो, जोधपुर की रेत से स्पेशल यूनिट्स और देश भर से CRPF की टुकड़ियां। इन जवानों को बस इतना पता था कि अपना बोरिया बिस्तर बांधो और घाटी की तरफ कूच करो। क्यों? इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। यहां तक कि जो पायलट इन विशाल जहाजों को उड़ा रहे थे, उन्हें सिर्फ मैप के कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं। डोभाल जानते थे कि कश्मीर में दीवारों के भी कान होते हैं। अगर आर्टिकल 370 के हटने की भनक किसी स्थानीय नेता या विदेशी एजेंसी को लग जाती तो अगले ही पल लाखों की भीड़ सड़कों पर होती। इसीलिए उन्होंने डबल ब्लाइंड स्ट्रेटजी अपनाई। जम्मू कश्मीर के टॉप ब्यूरोक्रेट्स को बुलाया गया और उन्हें सिर्फ इतनी ब्रीफिंग दी गई कि बड़े आतंकी हमले के इनपुट्स हैं, इसलिए सुरक्षा कड़ी करनी है। जब किसी ने पूछा कि इतनी भारी फौज क्यों, तो डोभाल का रूखा सा जवाब था, शायद कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। हर कोई कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। किसी ने सोचा शायद 35 से हटने वाला है, तो किसी को लगा कि सीमा पार एक और बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। किसी ने अपने बुरे से बुरे ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उस राज्य का पूरा नक्शा और दर्जा ही बदलने वाला है। डोभाल ने पूरे सिस्टम को सूचना की एक ऐसी काल कोठरी में डाल दिया था जहां हर मोहरा अपना काम तो कर रहा था, पर मकसद सिर्फ एक इंसान के दिमाग में कैद था। लेकिन क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था? शायद नहीं। पर्दे के पीछे इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच एक ठंडी जंग छिड़ चुकी थी। रॉ की रिपोर्ट्स बार बार खतरे का सिग्नल दे रही थी। उन्हें डर था कि जैसे ही इसका ऐलान होगा, कश्मीर की पुलिस बगावत कर देगी और पाकिस्तान इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर हजारों घुसपैठिए वादी में झोंक देगा। डोभाल के सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी एजेंसियों की बात मानकर रुक जाएं, या फिर अपने उस ग्राउंड ऑडिट पर भरोसा करें जो उन्होंने उन 72 घंटों में किया था। डोभाल ने श्रीनगर की गलियों में घूमकर एक बहुत ही बारीक चीज पकड़ी थी। उन्होंने देखा कि कश्मीर का आम आदमी सालों की हिंसा और अनिश्चितता से थक चुका है। उन्होंने लोगों की नब्ज पढ़ी और उन्हें यकीन हो गया कि अगर प्रहार तेज, सटीक और निर्णायक हुआ तो शुरुआती झटके के बाद स्थिति को संभाला जा सकता है। और फिर वही हुआ, फैसला ले लिया गया। ऑपरेशन अब उस पॉइंट पर था जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अगस्त की शुरुआत होते होते कश्मीर पूरी दुनिया से कट चुका था। न इंटरनेट, न फोन लाइन, न ही कोई अखबार। डोभाल अब वापस दिल्ली में थे, पर उनकी आंखें श्रीनगर के हर चौराहे पर टिकी थी। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं, फौज अपनी पोजीशन ले चुकी थी और हर मुमकिन इमरजेंसी के लिए एक फाइल तैयार थी। 5 अगस्त 2019 की वो सुबह, घड़ी में 11 बज रहे थे। जब अमित शाह संसद में खड़े हुए तो पूरे देश की धड़कनें रुकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने वो ऐतिहासिक शब्द पढ़े, राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 के सभी खंड अब लागू नहीं रहे, तो पूरे भारत में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर शोर उठा। यह सिर्फ एक कानून का खत्म होना नहीं था, यह 7 दशकों की राजनीति का सबसे बड़ा रिसेट बटन था। दिल्ली में टीवी स्क्रीनें लाल हो रही थीं, बहस छिड़ चुकी थी, लेकिन डोभाल का असली इम्तिहान अभी भी श्रीनगर की खामोश सड़कों पर चल रहा था। क्या डोभाल का प्लान काम करेगा? क्या वादी में फिर से वही खूनी मंजर दिखेगा? जिस वक्त संसद में हंगामा हो रहा था, कश्मीर पूरी दुनिया से डिजिटली कट चुका था। यह डोभाल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने पूरे राज्य को एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम में डाल दिया ताकि अफवाहें आग न लगा सकें। वो जानते थे कि भीड़ तब इकट्ठा होती है जब अफवाहें फैलती हैं, और उन्होंने उस जरिए को ही काट दिया। लेकिन अगले ही दिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। अजीत डोभाल, जो कुछ दिन पहले तक एक गुप्त मिशन पर थे,
वो श्रीनगर की सड़कों पर एक आम शहरी की तरह घूम रहे थे। एक छोटी सी दुकान के बाहर खड़े होकर वो आम कश्मीरी लोगों के साथ वाजवान खा रहे थे। ये सिर्फ खाना खाना नहीं था, ये पूरी दुनिया को और खास तौर पर भारत के विरोधियों को एक बहुत बड़ा सिग्नल था कि ग्राउंड जीरो पर मैं खड़ा हूं और हालात पूरी तरह मेरे काबू में हैं। दुश्मन को लगा था कि लोग सड़कों पर निकलेंगे, बगावत होगी, लेकिन डोभाल ने उन्हें साइकोलॉजिकल चेकमेट कर दिया था। उनकी इस अदृश्य रणनीति का नतीजा ये हुआ कि जिस हिंसा का डर पूरी दुनिया जता रही थी वो शून्य पर सिमट गई। वो अफसर जो अब तक अंधेरे में थे, उन्हें समझ आया कि गोपनीयता क्यों बरती गई थी, क्योंकि अगर जानकारी लीक होती तो शायद डर या दबाव में कोई गलती हो सकती थी। आज जब हम 370 के हटने की बात करते हैं तो हमें सिर्फ संसद के वो जोशीले भाषण याद आते हैं, लेकिन उन भाषणों के पीछे डोभाल की वो 6 महीने की खामोश मेहनत थी जो किसी को नहीं दिखी। वो 72 घंटे का गुप्त प्रवास, वो हजारों फौजियों का मौन कूच और वो ठंडा साहस जिसने एक नामुमकिन मिशन को हकीकत बना दिया। इतिहास गवाह है कि कामयाबी हमेशा शोर मचाती है, लेकिन इरादा हमेशा अदृश्य होता है। और अजीत डोभाल ने यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी जीत वही होती है जिसका पता दुश्मन को तब चले जब खेल पूरी तरह खत्म हो चुका हो। लेकिन यह कहानी सिर्फ 5 अगस्त को खत्म नहीं हुई। असल में असली चुनौती तो सूरज ढलने के बाद शुरू हुई थी। सोचिए, एक ऐसा इलाका जहां करोड़ों की आबादी रहती है, वहां अचानक सब कुछ ठप कर दिया गया। न किसी का फोन काम कर रहा था, न किसी के घर में केबल टीवी चल रहा था। पूरी दुनिया की मीडिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि कश्मीर से पहली खबर क्या निकल कर आएगी। क्या वहां विद्रोह होगा? क्या पाकिस्तान अपनी कसम के मुताबिक आधी रात को हमला कर देगा? दिल्ली के वॉर रूम में अजीत डोभाल अपनी टीम के साथ बैठे थे। उनके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर घाटी के लाइव फुटेज चल रहे थे। इंटेलिजेंस के इनपुट्स आ रहे थे कि कुछ अलगाववादी नेता चोरी छिपे भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर डोभाल ने अपनी पर्सनल टच वाली रणनीति का इस्तेमाल किया। उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी स्थानीय नागरिक के साथ बदसलूकी न हो, बल्कि सुरक्षा बल उनके साथ नरमी से पेश आए। उन्होंने राशन और दवाइयों की सप्लाई चेन को पहले ही बैकअप पर रखा था ताकि किसी घर में चूल्हा जलना बंद न हो। डोभाल जानते थे कि अगर एक भी बेगुनाह की जान गई तो इंटरनेशनल मीडिया इसे भारत के खिलाफ एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। इसीलिए उन्होंने सेना को मैक्सिमम रिस्ट्रेंट यानी अधिकतम संयम बरतने की हिदायत दी। उधर पाकिस्तान की तरफ से भारी हलचल शुरू हो चुकी थी। उनकी आईएसआई ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ की बांट लाने की कोशिश की, लेकिन डोभाल ने तो पहले ही इंटरनेट का प्लग खींच दिया था। दुश्मन छटपटा रहा था क्योंकि उसके पास हमला करने का कोई ट्रिगर ही नहीं बचा था। 6 अगस्त की सुबह जब कश्मीर के लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि हर मोड़ पर जवान तैनात हैं, लेकिन माहौल में वो नफरत नहीं थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। डोभाल ने स्थानीय थानों और मस्जिदों के जरिए संदेश भिजवाया कि यह बदलाव उनके हक के लिए है, न कि उनके खिलाफ। उन्होंने उन 72 घंटों में जो नब्ज पकड़ी थी वह बिल्कुल सही साबित हुई। कश्मीरी युवा पत्थर उठाने के बजाय इस नए बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था। अगले कुछ हफ्तों तक डोभाल खुद वहीं डटे रहे। उन्होंने उन गलियों का दौरा किया जहां कभी जाना जान जोखिम में डालने जैसा था। वो सुरक्षा बलों के मेस में जाकर उनके साथ खाना खाते और फिर अचानक किसी सिविलियन इलाके में पहुंच जाते। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था जिसे डोभाल जीत चुके थे। उन्होंने साबित कर दिया कि कश्मीर का मसला सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि एक गहरी और सोची समझी खामोशी से भी हल किया जा सकता है। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा सबक यह था कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, ताकत उस सूचना में होती है जिसे आप अपने पास रोक लेते हैं